बच्चों, आज मैं पालमपुर गांव के कहानी का चौथा भाग आपको बतलाऊंगा। अब तक आपने देखा कि पालमपुर गांव में खेती किस तरह से होती है, जिसमें उत्पादन के साधन, जो कि प्रारंभ में आपको बताया था कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, जिसको मानव पूंजी कहते हैं, ये चार प्रमुख साधन होते हैं। तो किस प्रकार से इन चार प्रमुख साधनों को पालमपुर के संदर्भ में बताया गया। तो पहला साधन भूमि है, जिसकी चर्चा हमने भूमि की स्थिरता, भूमि का वितरण और भूमि के उत्पादन और भूमि की धारणीयता आदि के संदर्भ में 4 पॉइंट्स के आधार पर भूमि का वर्णन किया। फिर इसके बाद भूमि के बाद श्रम, जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन है श्रम, उसमें भी आपको हमने बताया कि बड़े और मझोले, सीमांत और लघु कृषकों के लिए किस किस तरह से श्रम की आवश्यकता कैसे पड़ती है और श्रम की क्या स्थिति पालमपुर गांव में है, जिसमें आपने देखा होगा कि रामकली और डाला और रामकली के बीच हुई बातचीत को भी दर्शाया। श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं उसको भी कल बतलाया। और मुझे उम्मीद है कि श्रम जो साधन है, इसके बारे में पालमपुर की इस कहानी को पढ़ करके आप श्रम की समस्या को समझ गए होंगे। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण साधन है, वो महत्वपूर्ण साधन है पूंजी। मैंने प्रारंभ में ही बताया था आपको कि पूंजी कितने प्रकार की होती है। मुख्यतया पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर पूंजी होती है और दूसरी पूंजी कार्यशील पूंजी होती है। स्थिर पूंजी यानी फिक्स कैपिटल और कार्यशील पूंजी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। स्थिर पूंजी वो होती है जो उत्पादन प्रारंभ नहीं अभी हुआ, उसके पहले ही एक स्थिर एसेट्स के रूप में, फिक्स एसेट्स के रूप में शामिल होती है। जैसे आपका औजार है, यंत्र है, कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, सीड्रिल, रोटावेटर, ट्यूबवेल, ये सभी भवन, ये मशीनें, ये सभी फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, स्थिर पूंजी कहलाती है। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। खेती में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल में आती है, जैसे बीज है और किसान उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करते हैं, तो बीज है। फिर इसके बाद उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, जिसको खाद कहते हैं। फिर कीटनाशकों का प्रयोग है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसका प्रयोग करते हैं। तमाम दवाओं का छिड़काव फसलों को कीटों से नुकसान न हो इसके लिए किया जाता है। इसके साथ साथ ईंधन है, डीजल की खपत है जो ट्रैक्टर को चलाने के लिए, ये सभी वर्किंग कैपिटल में आती हैं। तो इस तरह से मिला करके विशेष रूप से जो वर्किंग कैपिटल है और फिक्स कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल को अमूमन मिला करके कहते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स, कृषि आगतें, अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया को करने के लिए जो कुछ भी प्रयोग में लाया जाता है उसे आगत कहते हैं, और जो कुछ भी उत्पादित हो जाता है उसे निर्गत कहते हैं। Whatever is used in the production of anything is called input and whatever is produced that is called output। तो कृषि आगतें, ये जितनी भी वर्किंग कैपिटल की चीज़ें हैं वो सभी एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल होती हैं। अब आप देखिए कि इस एग्रीकल्चर इनपुट्स को, कृषि आगतों को, जिनको सामान्यतया यहाँ चर्चा में हम कृषि लागतें कहेंगे, इन लागतों को किसान को बाजार से क्रय करना पड़ता है, जिसके लिए किसान को नकदी पैसों की आवश्यकता होती है। यही दिया हुआ है। अब देखिए, यही 6वां पॉइंट्स है आपकी पुस्तक में दिया हुआ है आपकी बुक में कि आइए देखिए, नंबर 1, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब आपने देखा कि बड़े मझोले
एक वर्ग किसानों का है जिनकी संख्या 15% है, और दूसरी तरफ 85% किसान हमारे यहाँ लघु और सीमांत हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। तो अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार या राज्य की सरकारों ने कृषि में किसानों के, खास करके छोटे और मझले किसानों के लिए इन साहूकारों के कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर इनपुट्स तुरंत उपलब्ध हो जाए, कैश की व्यवस्था के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना प्रारंभ की है। आज किसान बैंक के माध्यम से बहुत ही कम दर पर, अगर वो साल भर में जमा कर देता है तो उसे क्रेडिट कार्ड पर केवल 4% का ब्याज पूरे वर्ष का देना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने किसानों के लिए कृषि आगतों को, जैसे ही फसल का टाइम आता है, चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो, फसल के टाइम पर सरकार किसानों को उनके खेत के आकार के आधार पर अमूमन लगभग किसान को, किसी भी किसान को 50,000 से कम की राशि नहीं, अगर वो चाहता है तो नहीं, 50,000 से कम नहीं मिलेगी, ले सकता है कम से कम 50,000 रुपये की राशि सामान्यतया। तो ये व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि पालमपुर गांव में व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कहते हैं भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है, ऋण में पैदा होता है और ऋण में मर जाता है। अब एक सविता एक लघु कृषक है और अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजार की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं, इसलिए वह बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। 100 रुपये पर 24 रुपये, 4 महीने का। और वहाँ साल भर का किसान क्रेडिट कार्ड से आज किसान पैसा अगर लेता है तो उसे साल भर का 4% देना पड़ता है। वैसे 7% है, लेकिन 3% सब्सिडी गवर्नमेंट बैंक को दे देती है, तो इसलिए किसान को 4% ही देना होता है, बशर्ते वह वर्ष के अंत में 1 साल 365 दिन के पहले ही वह उस पूरे राशि को जमा कर दे फसल बेच करके। तो ब्याज की दर बहुत ऊंची है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। अब देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 2 दिया है आवश्यक पूंजी में कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब आप इसके आधार पर अब तक की कहानी जो देखा, उसमें हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। अब रिक्त स्थानों में भरिए। यह आपको दिया गया है काम, पहले जो पढ़ाया गया है भूमि, श्रम और पूंजी, सविता की कहानी, मझोले, बड़े कृषक, छोटे सीमांत कृषकों की सारी परिस्थितियों के आधार पर आपको इसे भरना है। यह आपका होम असाइनमेंट है। इसमें जो समझ में नहीं आएगा उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितने रिक्त स्थान हैं उसको आपको भरना है। और फिर ये देखिए कि यहाँ आगे सारणी में आइए चर्चा करें, दिया गया है। इस सारणी को आप देखिए,
इस पर चर्चा करिए कि कैसे बड़े किसानों को लाभ होता है, मझोले किसानों को भी फ़ायदा होता है, लेकिन सीमांत छोटे किसानों को कैसे नुकसान होता है, ये देखिए इस सारणी में। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 2। दूसरा किसान, प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है, जो खर्च है गेहूं का वो समान है। देखिए स्तंभ 3। तीसरा किसान, इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उत्पादन अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। मैंने जो पहले वर्ष में अधिशेष गेहूं, अब अधिशेष क्या है, देखिए यहाँ दिया है 7वां पॉइंट, ये 6वें के बाद ये 7वें पॉइंट दिया गया है कि अधिशेष क्या है, कि जो किसान है जब खेतों में पैदा करता है तो पैदा होने के बाद उसके घर की जो आवश्यकता है उसके लिए जो खाद्यान्न है, जो उत्पादन है, रख करके बाकी सरप्लस अधिशेष बचे हुए उत्पादन को वह बाजार में बेच देता है। आप इसमें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पालमपुर गांव में भी जो बड़े किसान हैं वो अपनी भूमि के उत्पादन अधिशेष को बाजार में ले जाकर के बेच देते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में राशि उनको प्राप्त होती है नगद। जबकि छोटे और छोटे किसान खास करके उनको उत्पादन इतना ही होता है कि उनको केवल खाने भरक ही अपने उपभोग के लिए हो पाता है, जिस कारण से वह अतिरिक्त उत्पाद को, बचे हुए उत्पाद को बाजार में बेचने में असफल होते हैं। तो इस तरह से ये अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, इसको आप देखेंगे पढ़ करके तो फिर आपको बहुत अधिशेष उत्पाद से किस प्रकार से किसान कैश प्राप्त करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। आइए आप ये 3 सारणियों को देखिए। इसमें दिखाया गया है कि इस तीसरी लाइन देखिए, इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपभोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। इस वर्ष के समस्त, तीसरी लाइन में देखिए, इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपभोग, अधिशेष का मतलब जो उत्पादन में अपने घर के लिए खर्च है उसके लिए रखने के बाद जो बचा हुआ है बाजार में बेचने के लिए, वो बेच करके वो पैसा पूंजी के रूप में अगली खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन, इसमें प्रयुक्त तो होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है। सारणियों को पूरा कीजिए। अब पहला देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि उत्पादन, इसमें प्रयुक्त तो होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है। जैसे किसान, पहले किसान में देखिए कि 100 क्विंटल पैदा किया तो 40 क्विंटल उसके घर की खपत थी 40 किलो, अधिशेष उसको बचता है 60 किलो। अगले वर्ष के लिए जो 60 बचता है वो अगले वर्ष के लिए वो 60 की पूंजी लगा देता है अपने खेतों में। तो जो यहाँ ऊपर लिखा है कि जो पूंजी लगाई जाती है, मान लीजिए उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है, यानी 60 लगाया तो देखिए उत्पादन 2 गुना हो गया, 120 हो गया दूसरे वर्ष। यानी जो बची हुई अधिशेष है उस पूरे अधिशेष को जितने रुपए का है वो लगाता है तो उत्पादन उसका दुगना होता है, यानी 120। तो इस तरह से यह मान लिया जाए यहाँ कि जो कुछ भी किसान के तीनों, ये बड़े किसान है, ये मझोला किसान है मध्यम वर्ग के, और ये छोटा किसान है। अब तीनों को देखिए, इन सारणियों को पूरा करिए। इसको दर्शाया गया है, देखिए इसको मैंने हल किया है, आप चाहें तो इसको हल करके देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला किसान है, उत्पादन 100 का होता है, 40 उपभोग करता है, 60 अधिशेष है, उत्पादन माइनस उपभोग, अगले वर्ष के लिए पूंजी 60 लगाता है। फिर दूसरे वर्ष 60 का, जैसा कि ऊपर लिखा है कि जो पूंजी लगाई जाती है उसका उत्पादन 2 गुना होता है, यानी 60 उसने लगाया तो 60 का 2 गुना 120। तो फिर उपभोग कितना है, 40 है, तो अधिशेष कितना हुआ 120 में, 120 माइनस 40, 80 रुपये। फिर उसने 80 रुपये की पूंजी लगाई, तो फिर जितनी की पूंजी लगाई जाती है उत्पादन उसका 2 गुना होता है, तो 80 दूना 160, 80 इंटू 2 160। फिर 40 उसकी खपत है 40, और फिर उसके पास पूंजी बचती है 120, फिर वो 120 की पूंजी लगाता है। इस प्रकार से उसका उत्पादन बढ़ता जाता है, बड़े किसान धनी होते जाते हैं। मध्यम श्रेणी का जो किसान है, देखिए उत्पादन 80 क्विंटल का होता है, 80 किलो का, 40 वो लगाता है उपभोग में, तो बचता कितना अधिशेष, उत्पादन माइनस उपभोग बराबर अधिशेष।
40 बचता है, 40 की पूंजी लगाता है, तो जितना का पूंजी लगाता है मान लीजिए कि उत्पादन उसका 2 गुना होता है। 40 की पूंजी लगी तो उत्पादन उसका यहाँ 2 गुना हुआ दूसरे वर्ष में, 40 दूना 80, फिर 40 लगाता है, फिर 40 दूना 80, यानी उसकी स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं होता जो मझोला किसान है, मध्यम वर्ग का जो किसान है। और तीसरा किसान देखिए सारणी में दिखाया गया है, ये तीसरे किसान के बारे में दिखाया गया है कि वह 60 पहले वर्ष 60 का उत्पादन करता है, 40 उपभोग। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि तीनों किसानों द्वारा उपभोग की मात्रा समान है, तीनों का खर्च समान है घर का। 60 किलो पैदा होता है, 40 उसका बचता है कितना अधिशेष, 20 की पूंजी वह लगाता है दूसरे वर्ष के लिए। तो जैसा है कि जितने की पूंजी लगाता है उत्पादन उसका 2 गुना होता है। तो देखिए यहाँ उत्पादन कितना हुआ, 40। अब फिर उपभोग कितना हुआ, 40। बचा किसको, उसको अधिशेष कितना, 0। पूंजी लगाने के लिए 0, खर्च उसके पास 40 है। अब बताइए क्या वह तीसरे वर्ष उत्पादन कर पाएगा। तो ये स्थिति को आपको समझना है कि इस सारणियों को इसी तरह से आप अपने होमवर्क में इसको भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस सारणी को, उसी आधार पर ये सारणी भर सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तीनों किसानों के गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। आप तीनों उत्पादन जो सारणी मैंने बनाया है, दिखाया, उस सारणी को बना करके उत्पादन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है, नहीं। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ ये हुआ कि उसके पास कोई पूंजी ही नहीं बची, उसका जो उत्पादन है और जो खर्च है वो बराबर हुआ। 20 की पूंजी लगाया, 40 उत्पादन हुआ और 40 ही उसका खर्च रहा, उसके पास कुछ पैसा भी नहीं बचा, उसे कर्ज के बोझ में दबना पड़ सकता है। उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा, उत्पादन जारी रखने के लिए उसे जाकर के साहूकार या बड़े किसानों के पास कर्ज लेना पड़ेगा, जैसा कि सविता तेजपाल के पास जाकर के लेती है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि खेती की प्रक्रिया जो पालमपुर में है उसमें भूमि के संबंध में, भूमि के उत्पादन के संबंध में, भूमि की वितरण के संबंध में, भूमि की धारणीयता के संबंध में, श्रम की स्थिति, श्रमिकों की वहाँ क्या स्थिति उसके संदर्भ में, और पूंजी के संदर्भ में आपने अभी देखा कि किस प्रकार पूंजी जो इनपुट्स कृषि आगतें हैं उनके लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसमें किस प्रकार से जो बड़े किसान हैं वो लाभान्वित होते हैं, मझोले किसान भी लाभान्वित होते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, किंतु छोटे और सीमांत कृषक किस प्रकार ऋण जाल में फंस जाते हैं पूंजी की कमी के लिए। इसीलिए सरकार ने ऐसे किसानों के उत्थान के लिए, ऋण जाल से मुक्त करने के लिए उन्हें किसान क्रेडिट और अन्य कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से सस्ते दरों, ब्याज दरों पर कृषि ऋण प्रदान किया है। आपने कभी कभी देखा होगा कि सरकारें आजकल चुनाव के पहले खास करके किसानों की स्थिति को देखते हुए, इस कर्ज के बोझ के तले दबी हुई किसानों की स्थिति को देखते हुए कई बार सरकारों ने ऋण माफ़ी की घोषणा भी की है, ऐलान करके ऋण भी माफ़ किया है। आजकल तो अक्सर आपने सुना होगा चुनाव के पहले कि किसानों की मांग होती है और सरकारें कहती हैं हम सत्ता में आएंगी। पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव घोषणा पत्र जारी करती हैं तो कहती हैं हम अमुक किसानों के अमुक ऋण को माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पूंजी और पूंजी में जो ये रिक्त स्थान के बने हुए हैं कॉलम, इसको आपको होम असाइनमेंट में भरना है। जहाँ न समझ में आवे आप उसे पूछिएगा और भर करके इसको दिखाइए, आप हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालिए कि आपने कैसे इसको हल किया है। और इस प्रकार से पालमपुर में ये 7 पॉइंट कृषि के संदर्भ में पढ़ा आपने। अब इसके बाद अगला है पॉइंट पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ, वो हम आपको